Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing History of Tamil Nadu Board class 12th. This is chapter 29 which is about the League of Nations. So आप पहले देख लीजिए कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं. तो लीग ऑफ नेशंस की हम इसमें बात करने वाले हैं. तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, उसका इस्टेब्लिशमेंट, ये सब समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो इसके कंटेंट्स हैं: एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, एम क्या है, ऑर्गन्स क्या क्या हैं जैसे कि असेंबली, काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इंटरनेशनल लेबर को ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसका मैंडेट क्या है. ठीक है. अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं आपके लीग ऑफ नेशंस के, और कॉजेज़ ऑफ फेलियर क्या रहा. ठीक है. तो ये सारा कंटेंट है. बट इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इसका इस्टेब्लिशमेंट, एम्स, ऑर्गन्स और मैंडेट पढ़ेंगे. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. तो देखो, एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. ठीक. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, इतना डिवास्टेटिंग वॉर हो गया, इतना बुरे सीन्स देख लिए दुनिया में लोगों ने, तो अब सबको पता चल चुका था कि कुछ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिससे ये जो वॉर्स हो रहे हैं, फ्यूचर में अगर कोई वॉर हो जाए तो उसको हम प्रिवेंट कर पाएँ या फिर कंट्रोल कर पाएँ. ठीक है. ट्रीटी ऑफ वर्सालिस हुई थी, तो उसमें भी एक कन्वेनेंट था कि एक कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए, बनाया जाएगा, जो कि पीस एंड सिक्योरिटी पूरे विश्व में बना के रखेगा. ठीक है. तो फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे. काफ़ी अच्छे से इनका नाम याद रखा जाता है. एंड इनका ही आइडिया था कि कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, जो कि पीस बना पाए और जो वॉर्स हैं उनको प्रिवेंट करा पाए या फिर उनमें सुलझ करवा पाए, है ना. तो वॉल्डो विल्सन्स जो हैं उनका 14 पॉइंट एजेंडा था. ठीक है. 14 पॉइंट अंडरलाइन किए थे उन्होंने फॉर क्रिएशन ऑफ दिस एसोसिएशन ऑफ नेशन. तो उनका ये था कि ये जो जितने भी नेशंस होंगे इसका ऑर्गेनाइजेशन का एसोसिएशन साइन करेंगे और उसको मानेंगे और उसकी चीज़ों को मानेंगे. ठीक है. सो इट वॉज वॉल्डो विल्सन हु वर्कड हार्ड ड्यूरिंग द पेरिस नेगोशिएशन ऑल्सो, और इन्हीं की वजह से ये लीग ऑफ नेशन आया. एक्चुअली इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1920 में. हेड क्वार्टर पहले पेरिस से उसको शिफ्ट कर दिया गया था जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में. ठीक है. दस लीग ऑफ नेशन केम इनटू बीइंग. हाउएवर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बचा नहीं पाया. ये बात याद रखना है. बनाया किस चीज़ के लिए गया था कि पीस और वॉर को प्रिवेंट किया जाए, पीस को लाया जाए, वॉर को प्रिवेंट किया जाए. लेकिन ऐसा तो वर्ल्ड वॉर 2 तो हुआ ना, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जिस एम से बनाया गया था वो एम फुलफिल नहीं कर पाया, इसका मतलब ये फेल कर गया. ठीक. अब समझते हैं एम्स. तो पहली बात, वॉर प्रिवेंट करना, और अगर वॉर हो भी जाए तो सेटलमेंट जो हो वो पीसफुल हो. डिस्प्यूट्स अगर नेशंस के बीच में हो रहे हैं तो पीसफुल डिस्प्यूट हो जाए. सेकेंडली, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द मेंबर नेशंस. तो जो भी नेशंस हैं उनका इंडिपेंडेंस बना रहे. ऐसा नहीं है कि वॉर हो गया तो उनके ऊपर किसी का सोवेरेंटी आ जाए, है ना. इसी वजह से इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन बढ़ाना भी इनका एम था. ऑर्गन्स समझते हैं. तो देखिए, द लीग सेट अपॉन इटसेल्फ द टास्क ऑफ अचीविंग द अबव एम्स थ्रू मेनली ऑर्गन्स. ठीक है. तो ऑर्गन्स थे द असेंबली, काउंसिल, एंड टू बिगिन विद all those powers who worked for the defeat of Germany and her allies, they became the member of the league. असेंबली की बात करते हैं तो एक सुप्रीम बॉडी थी जिसमें बहुत सारे स्टेट्स के यानी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि इसके मेंबर्स हुआ करते थे. हर एक मेंबर को राइट टू वोट था और उसकी वैल्यू 1 थी, यानी कि राइट टू 1 वोट. सारे डिसीजंस असेंबली जो लिया करती थी वो उसके यूनानिमस डिसीजंस हुआ करते थे. और मान लीजिए आप, ये पूरा इंटरनेशनल लेजिस्लेचर की तरह काम करती थी. ठीक है. द काउंसिल की बात करें तो काउंसिल यूजुअली उसके 4 परमानेंट मेंबर्स थे और 4 दूसरे मेंबर्स थे जो कि असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे. 4 परमानेंट मेंबर्स एंड 4 अदर मेंबर्स. 1926 में
जर्मनी को भी परमानेंट सीट मिल गई इस काउंसिल की सीट की, है ना, और जो द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स थे वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते गए, अल्टीमेटली कब तक 11 नंबर पहुंच गया तब तक, ठीक है। एंड ऑफ द टू असेंबली वॉज सर्टेनली स्ट्रोंगर, ठीक है। तो काउंसिल और असेंबली की बात करें तो काउंसिल उतना स्ट्रोंगर नहीं था, असेंबली ज़्यादा स्ट्रोंगर थी। द सेक्रेटेरिएट की बात करें तो इनका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड था जेनेवा में। सेक्रेटरी जनरल एक प्रोमिनेंट फिगर होना चाहिए, और ये जो द काउंसिल है वो अपॉइंट करेगी, बट इसको अप्रूवल देगा असेंबली, और असेंबली का अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनरल सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शंस में या फिर अपॉइंटमेंट में। द स्टाफ ऑफ सेक्रेटरी वॉज अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। अब जो ये सेक्रेटरी जनरल होगा वो स्टाफ जो है वो अपॉइंट करेगा और ये कंसल्टेशंस लेगा काउंसिल से। मेंबर स्टेट दे हैड टू पे टुवर्ड्स द एक्सपेंसेस ऑफ द सेक्रेटेरिएट। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस आप देख लीजिए, लीग ऑफ नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 ऑर्गन्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की बात करें तो इसमें 15 जजेस हुआ करते थे, हेडक्वार्टर द हेग में है। इट गेव जजमेंट्स ऑन द क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ, राइट। आप ये चीज़ें सुनते हो गए जैसे कि अमेरिकन लॉ, इंडियन लॉ या फिर इंडियन पीनल कोड। तो ये क्या है, ये डोमेस्टिक लॉज हैं, राइट, बट देयर इज़ अ इंटरनेशनल लॉ, ओके। सो इंटरनेशनल लॉ ऐसे लॉज हैं जिनको अगर लोग आप माने, इसमें बहुत सारे ट्रीटीज़, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस के थ्रू इन्होंने ये लॉज बनाए हुए हैं। दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू एवरी मेंबर, इट्स नॉट नेसेसरी यू ऑब्लिगेट टू दैट, क्योंकि कोई सॉवरेन तो अथॉरिटी है नहीं ना हमारे नेशंस के ऊपर, बट यूजुअली पीपल कंप्लाई विद दैट। तो इन्हीं के बेसिस पे जजमेंट किया करते थे। जजेस ऑफ द कोर्ट्स दे आर इलेक्टेड फॉर 9 years, 9 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता था। नाउ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सो ये जो था वो लीग ऑफ नेशंस से अटैच था, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि जो लेबर्स की कंडीशंस हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में उसको इम्प्रूव किया जाए। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसमें बहुत सारे कौन कौन लोग होते हैं, जैसे कि आपके देश के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स, ये सारे लोग। मैंडेट सिस्टम क्या है ये समझते हैं। तो देखो, इट वॉज सेटअप बाय द लीग, ठीक है, लीग ने ही इसको सेटअप किया था। तो अब ये मैंडेट सिस्टम क्या है, एक तरह का लीगल स्टेटस है फॉर सर्टेन टेरिटरीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ वन कंट्री टू अनदर, ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। तो बेसिकली एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनली अग्रीड टर्म्स फॉर एडमिनिस्टरिंग द टेरिटरी ऑन बिहाफ ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो वो होता है मैंडेट सिस्टम। एंड यहाँ पे टेरिटरीज जो कि सेंट्रल पावर से कैप्चर की गई थी, तुर्की से कैप्चर की गई थी, उनको दी नहीं गई। एडमिनिस्ट्रेशन इन टेरिटरीज का बहुत से पावर्स को दिया गया और जो कि लीग ऑफ नेशन के सुपरविजन में था, जैसे कि मैंने आपको बताया मैंडेट सिस्टम जो होता है। So this is it about this session. In the next session, we will discuss the achievement of the League of Nations, okay, and the causes of the failure. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से, वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपने मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।